15 मिनट, केवल 15 मिनट थे हमारे पास। इन 15 मिनटों में ये डिसाइड करना था कि घर का सामान बचाए, बूढ़े माँ बाप को संभाले या बच्चों को लेकर छत की तरफ भाग जाए। ये किसी डिजास्टर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये असम के किसी भी गांव में रहने वाले उस आम नागरिक का हर साल का सच है, जो मॉनसून आते ही अपने ही घर में रिफ्यूजी बनने पर मजबूर हो जाता है। जब भी पूर्वोत्तर में बारिश होती है, नेताओं और अफसरों की एक ही घिसी पिटी दलील सामने आती है। पड़ोसी राज्यों में बहुत भारी बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट हुआ और ये नेचुरल कैलेमिटी आ गई। लेकिन जब हम इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइंटिफिक रिपोर्ट्स खंगालते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि कोई बादल फटा ही नहीं था। ये केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए गढ़ा गया एक जादुई शब्द है। असम में फ्लड कोई नई या अनप्रेडिक्टेबल घटना नहीं है, ये एक ऐसा प्री डिटरमाइंड डिजास्टर है जो हर साल रिपीट होता है। आज़ादी के बाद से अब तक के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नज़र डालिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का डेटा, असम का 31.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र फ्लड प्रोन है, यानी असम का 39.58% भूभाग हर साल पानी में डूबने की कगार पर खड़ा रहता है। तुलना के लिए पूरे भारत का औसतन 10.2% हिस्सा बाढ़ संवेदनशील है, यानी असम में बाढ़ का खतरा नेशनल एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। हजारों मौतों और विस्थापन का रिकॉर्ड, 1947 से अब तक असम में आई भयंकर बाढ़ों में हजारों बेगुनाह नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों मवेशी बह चुके हैं और करोड़ों लोग बेघर होकर रिलीफ कैंपों में जीने को मजबूर हुए हैं। इकोनॉमिक लॉस, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अनुसार असम को हर साल औसतन सैकड़ों करोड़ों रुपए का डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस होता है। फसलों की बर्बादी, घर टूटना और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही राज्य की जीडीपी को दशकों पीछे धकेल देती है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये डिजास्टर हर साल आना तय है तो फिर हर साल फ्लड कंट्रोल के नाम पर अलॉट होने वाला अरबों रुपए का बजट कहाँ गायब हो जाता है? इस तबाही के पीछे 2 सबसे बड़े मुजरिम हैं। पहला, पॉलिटिकल पार्टीज, चीफ मिनिस्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स का नेक्सस, जिन्होंने पिछले 70 सालों में मिट्टी के कच्चे बांधों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का टेंडर स्कैम किया। और दूसरा मुजरिम खुद असम की जनता, जो इलेक्शन आते ही फ्लड और इरोजन के इस भयंकर मुद्दे को पूरी तरह भूल जाती है और सीएए, एनआरसी, रिलीजन और लैंग्वेज के नाम पर वोट डालकर आ जाती है। आज के इस इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री में हम 1950 के महाभूकंप से लेकर अब तक के सारे रिकॉर्डेड डेटा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और इस डर्टी पॉलिटिक्स की परत दर परत खोलेंगे। इतिहासकार अरूप ज्योति सैकिया अपनी प्रसिद्ध किताब द अनक्वाइट रिवर, अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा में लिखते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में असम को कोई नॉर्मल जमीन नहीं बल्कि एक वाटरस्केप यानी जल भूमि कहा गया था। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज का इतना विशाल नेटवर्क है कि पूरी दुनिया में इतने छोटे टेरिटरी में इतनी नदियाँ कहीं नहीं मिलती। अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटें तो 13वीं शताब्दी में असम की धरती पर एक महान राजवंश का शासन स्थापित हुआ था, अहोम किंगडम। अहोमों ने असम पर लगभग 600 सालों तक अटूट शासन किया। ये वही योद्धा थे जिन्होंने मुगलों की विशाल सेना को सरायघाट की फेमस जंग में हराया था। अहोम साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी शिवसागर। अहोम राजाओं ने नदी के नेचुरल रिदम को समझा था। उन्होंने विशाल तालाब, नहरें और ऐसी वाटर ड्रेनेज प्लानिंग बनाई थी जो मॉनसून के एक्स्ट्रा पानी को नेचुरल तरीके से संभाल लेती थी। अहोम काल में नदियां बहती थीं, लेकिन वे इस तरह की विनाशकारी तबाही का कारण नहीं बनती थीं। तो फिर ऐसा क्या बदला कि असम का पूरा इकोसिस्टम ही तबाह हो गया? असम के एनवायरनमेंट के विनाश की शुरुआत हुई 1826 की ट्रीटी ऑफ याडाम्बू के बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने अपने कमर्शियल प्रॉफिट के लिए ऊपरी असम, अरुणाचल और नागालैंड की पहाड़ियों से अंधाधुंध जंगलों की कटाई शुरू कर दी। टी गार्डन्स बसाने और लकड़ी के व्यापार के लिए पहाड़ों के पेड़ों को साफ कर दिया गया। जो पेड़ बारिश के पानी को होल्ड करते थे और मिट्टी को बांध कर रखते थे, वे गायब हो गए। नतीजतन पहाड़ों की मिट्टी खिसक कर सीधे नदियों में गिरने लगी। ब्रिटिश रूल के दौरान बोए गए इस इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के बीच आगे चलकर असम के लिए एक कभी न खत्म होने वाला नासूर बनने वाले थे। असम की फ्लड हिस्ट्री का सबसे बड़ा जियोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट आया 15 अगस्त
1950 को, जिस रात पूरा देश अपनी आज़ादी का तीसरा साल मना रहा था, उसी रात असम और पूर्वोत्तर में 8.6 मैग्नीट्यूड का भीषण भूकंप आया। इस महाभूकंप ने नॉर्थ ईस्ट के पूरे रिवर सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हिमालय और अरुणाचल की पहाड़ियों में विशाल लैंडस्लाइड्स हुए। लाखों टन मलबा, पत्थर और मिट्टी सीधे ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में जा गिरे। प्रसिद्ध ब्रिटिश बॉटनिस्ट और एक्सप्लोरर फ्रांसिस किंगडन वार्ड, जो 1950 के भूकंप के दिन एपिसेंटर के पास मौजूद थे, उन्होंने 1955 में अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट में लिखा था, 1950 से पहले ब्रह्मपुत्र में एवरेज हर 10 साल में एक बार बड़ी बाढ़ आती थी, लेकिन 1950 के भूकंप के बाद से भीषण बाढ़ एक एनुअल इवेंट बन चुकी है। किंगडन वार्ड ने एनालिसिस किया था कि जब सर्दियों की बर्फ पिघलती है और समर में मूसलाधार मॉनसून रेन के साथ मिलती है, तो भूकंप की वजह से उथली हो चुकी नदियां उस पानी को होल्ड ही नहीं कर पाती। असम के जल संसाधन विभाग के दर्ज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार 1950 के भूकंप के बाद से अब तक ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां असम की 4.27 लाख हेक्टेयर ज़मीन, ये असम के कुल लैंड एरिया का लगभग 7.4% हिस्सा है, जो हमेशा के लिए नदी में समा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली, जो 20वीं सदी की शुरुआत में 1250 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ करता था, इस भयंकर इरोजन और सिल्टेशन की वजह से सिमटकर अब 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम रह गया है। 1950 के महाभूकंप ने 1954, 1962, 1972, 1977, 1984, 1988, 1998, 2004, 2012 भयंकर बाढ़ों की नींव रख दी। 1950 के बाद से ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी बन गई जिसका पेंदा मिट्टी और गाद से भर चुका है, और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पानी आते ही ये पूरे मैदानी इलाकों को जलमग्न कर देती है। 1950 के भूकंप के बाद जब सिचुएशन बेकाबू होने लगी, तो भारत सरकार ने 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नीति नेशनल फ्लड पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के तहत गांवों को तुरंत बचाने के लिए नदी के किनारों पर मिट्टी की दीवारें यानी तटबंध बनाने की सिफारिश की गई। पॉलिसी में साफ साफ लिखा था कि ये केवल एक शॉर्ट टर्म उपाय है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और एडमिनिस्ट्रेशन का आलस और लालच देखिए। जो मिट्टी के बांध 5 से 10 सालों के लिए टेम्परेरी तौर पर बनाए गए थे, उन्हें ही सरकारों ने पिछले 70 सालों तक बाढ़ रोकने का परमानेंट इलाज मान लिया। अब जरा राष्ट्रीय बाढ़ आयोग और असम सरकार के अपने रिकॉर्डेड आंकड़ों पर गौर कीजिए। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार असम का 39.58% भूभाग फ्लड प्रोन है, जो नेशनल एवरेज 10.2% से 4 गुना ज़्यादा है। असम में कुल 4,473 किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए। असम के जल संसाधन मंत्री ने खुद राज्य की असेंबली में ऑन रिकॉर्ड माना था कि 4,800 किलोमीटर लंबे तटबंधों में से 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा तटबंध अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर चुके हैं और बेहद कमज़ोर हैं। यानी बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही सरकार को फाइलों पर पता होता है कि हर 3 में से 2 किलोमीटर लंबी दीवार कभी भी टूट सकती है। अब समझिए कि इन कमज़ोर बांधों को साइंटिफिक तरीके से पक्का क्यों नहीं किया जाता। यहाँ काम करती है असम की तटबंध अर्थव्यवस्था, यानी नेताओं, अफसरों और कॉन्ट्रैक्टर्स का करप्शन नेक्सस। ये एक सीधा क्रोनोलॉजी का खेल है। अगर नदी के पेंदे की साइंटिफिक ड्रेजिंग करके उसे गहरा कर दिया जाए तो बाढ़ का पानी नदियों में ही रहेगा, लेकिन अगर बाढ़ रुक गई तो हर साल मॉनसून से ठीक पहले जारी होने वाले सैकड़ों करोड़ों के टेंडर्स कैसे निकलेंगे। इसलिए हर साल मॉनसून से ठीक पहले मिट्टी और बांस के कच्चे बांध बनाए जाते हैं। पहली बारिश में वे बह जाते हैं और अगले साल फिर नया टेंडर अलॉट कर दिया जाता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला घोटाला है। हाल के वर्षों में असम की फ्लड्स ने एक नया और डरावना ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया है। आमतौर पर असम में माना जाता था कि केवल लोअर या सेंट्रल असम ही बाढ़ से प्रभावित होता है, लेकिन अब अपर असम के ज़िले जैसे शिवसागर, जोरहाट और चराई देव, जो हिस्टोरिकली सेफ माने जाते थे, वे भी पूरी तरह जलमग्न हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ के अनुसार नागालैंड की पहाड़ियों जैसे मोकोकचुंग, मौन
और वोखा में जब हैवी रेनफॉल होता है तो ढलाऊ पहाड़ियों से पानी बहुत हाई स्पीड से नीचे उतरता है। ये पानी सीधे ब्रह्मपुत्र की 3 मुख्य ट्रिब्यूटरीज में जाता है, डीको, दिशांग, धनश्री। मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी पहले से ही गाद से भरी होती है। जब ये सहायक नदियां अपना पानी उसमें डंप करती हैं तो बैक वाटर इफेक्ट पैदा होता है और पानी पलटकर अपर असम के उन जिलों में फैल जाता है जहां एडमिनिस्ट्रेशन कभी फ्लड प्रिपेयर्डनेस रखता ही नहीं था। दूसरी तरफ सरकार जब भी सवालों में घिरती है तो एक नया शिगुफा छोड़ देती है, मेगा डैम का। हाल ही में अरुणाचल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा 10,000 मेगावाट का यिंगक्योंग डैम बनाने का प्लान अनाउंस किया गया, लेकिन 1965 में अमेरिका के प्रसिद्ध जल विशेषज्ञ बीपी बेलपोर्ट और 1966 में हरविल ई वेलर ने भारत सरकार को साफ वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि असम का पूरा रीजन अत्यधिक भूकंप संवेदनशील है और यहाँ की मिट्टी अत्यंत भुरभुरी है। 1906 में ब्रिटिश प्रशासक एडवर्ड एल्बर्ट क्रीट ने अपनी बुक अ हिस्ट्री ऑफ असम में लिखा था कि असम की मिट्टी इतनी कमज़ोर है कि नदियाँ लगातार नए चैनल तराशती है। ऐसे सिस्मिक जोन में बड़े बांध बनाना केवल एक महाविनाश को न्योता देना है। हाफलोंग स्टेशन पर पूरी ट्रेन का मडस्लाइड में दब जाना इसका सीधा अलार्म है। और सबसे बड़ा लीगल लूप होल जानिए। भारत सरकार के एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के राहत नियमों के अनुसार नदी तटबंध के कटाव को नेचुरल कैलेमिटी माना ही नहीं जाता। इसका मतलब ये है कि अगर बाढ़ में आपका घर डूब गया तो सरकार आपको थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगी, लेकिन अगर नदी आपकी पूरी ज़मीन ही काट कर बहा ले गई तो सरकार के नियमों के मुताबिक आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आप रातों रात अपनी ही ज़मीन पर बेघर शरणार्थी बन जाएंगे। अब आइए उस सबसे कड़वे और ज्वलंत सच पर, जिसे सुनकर शायद आपको गुस्सा आए, लेकिन ये आईना देखना बहुत ज़रूरी है। अगर असम हर साल डूबता है तो इसका आधा जिम्मेदार भ्रष्ट शासन है और आधा जिम्मेदार खुद असम का वोटर। जब भी असम में इलेक्शन आते हैं तो राजनीतिक पार्टियां रैलियों में किन मुद्दों पर बात करती हैं? रैलियों में बातें होती हैं सीएए और एनआरसी की। वोट मांगे जाते हैं रिलीजन और पोलराइजेशन की राजनीति पर। चर्चाएं होती हैं लैंग्वेज, असमीज आइडेंटिटी और मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर। क्या कभी इलेक्शन के समय असम की जनता ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री, मंत्रियों या ऑपोजिशन लीडर से ये सवाल पूछा कि आपकी पार्टी का ब्रह्मपुत्र की ड्रेजिंग और गाद हटाने का साइंटिफिक रोड मैप क्या है? क्या किसी वोटर ने नेता का कॉलर पकड़कर पूछा कि पिछले 5 सालों में हमारे ज़िले के तटबंधों पर जो हज़ारों करोड़ खर्च हुए उसकी एक एक पाई का ऑडिट कहाँ है? नहीं, हम ये सवाल नहीं पूछते। हम मॉनसून में सोशल मीडिया पर सेव असम का हैशटैग चलाते हैं और चुनाव आते ही सब कुछ भूलकर फिर से इमोशनल मुद्दों पर वोट डाल आते हैं। नेता जानते हैं कि असम का वोटर फ्लड पर वोट नहीं देता, इसलिए वे हर साल इस तबाही को एक रूटीन मानकर छोड़ देते हैं। ज़रा उड़ीसा राज्य की तरफ देखिए। 1999 के सुपर साइक्लोन में उड़ीसा में 10,000 लोग मारे गए थे, लेकिन उसके बाद उड़ीसा की जनता और सरकार ने कसम खाई कि वे अब तूफान से इंसानों को मरने नहीं देंगे। उड़ीसा ने पक्के साइक्लोन शेल्टर्स बनाए, एडवांस अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया और कम्युनिटी टीम खड़ी की। आज कितना भी भयंकर तूफान आए, उड़ीसा में मौतों का आंकड़ा दहाई भी पार नहीं करता। असम के पास भी अपनी स्वदेशी तकनीक है। असम की मिशिंग ट्राइब सदियों से नदी के साथ जीना जानती है। वे अपने घर बांस के ऊंचे खंभों पर बनाते हैं, जिन्हें चांग घर कहा जाता है। असम को अगर बचना है तो प्रकृति से लड़ने और बांधों में पैसा बहाने के बजाय इन 3 मुख्य सुधारों पर अड़ना होगा। तटबंध नीति का अंत और वैज्ञानिक ड्रेजिंग। मिट्टी के जर्जर बांधों पर हर साल अरबों रुपए बहाने के बजाय ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के पेंदे की साइंटिफिक ड्रेजिंग करके उन्हें गहरा किया जाए। पब्लिक ऑडिट और रिपोर्ट कार्ड। हर साल फ्लड कंट्रोल के नाम पर खर्च होने वाले बजट की एक एक पाई का हिसाब हर गांव की पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाए। बाढ़ को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाना। अगली बार जब भी कोई नेता वोट मांगने आए तो उससे केवल एक ही सवाल पूछिए, बाढ़ और इरोजन रोकने का आपका ठोस प्लान क्या है, वरना वोट नहीं मिलेगा। बाढ़ का पानी जब उतरता है तो मीडिया के कैमरे चले जाते हैं,
लेकिन असम के लोगों का दर्द खत्म नहीं होता। असम केवल चाय के बागानों का राज्य नहीं है, ये अहोम वीरों की ऐतिहासिक धरती है। असम को हर साल सिर्फ सोशल मीडिया की सहानुभूति नहीं चाहिए, असम को चाहिए अपनी राजनीतिक समझदारी, नेताओं की जवाबदेही और एक परमानेंट सॉल्यूशन। अगर आपको ये तथ्यपरक और खोजी विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे हर असमिया और हर भारतीय तक शेयर करें ताकि इस बार चुनाव में मुद्दा बदले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जय हिंद, जय आई असम।